नमस्ते बच्चों। पिछले सत्र में हमने संबंध तत्पुरुष समास तक पढ़ा था। आज हम लोग इसको अधिकरण तत्पुरुष समास से शुरू करेंगे। तो अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में जानने के लिए देखिए मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से आप सुनिए। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो आपको पता है, में पर का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नगरवास, नगरवास एक शब्द है जिसमें नगरवास बोलने से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नगर और वास ये दोनों, नगर इसमें पूर्व पद है और वास उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नगर में वास। दूसरा शब्द देखिए घुड़सवार, तो घोड़े पूर्व पद है और सवार उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर पूर्व पद है, दर्द उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा सिर में दर्द। अब हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ लिए। दूसरा समास है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास की व्याख्या क्या है? जिन समास पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। आपके समझने के लिए मैं ये बता दूं कि जिसमें विशेष्य और विशेषण हो, एक संज्ञा हो और एक विशेषण हो, या तो उपमान और उपमेय हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देखने पर हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ये जो व्याख्या है वो क्या कहना चाहती है। देखिए उदाहरण में नील गाय, तो नीली पूर्व पद है, गाय उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कैसे होता है? नीली है जो गाय। ठीक है, तो इसमें गाय क्या है? विशेष्य है, और नीली क्या है? विशेषण है। गाय की क्या विशेषता है कि वो नीली है? तो ये कौन से समास के अंतर्गत आएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत। दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्रमुखी, चंद्र पूर्व पद है, मुख उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो चंद्र के समान मुख। तो मुख की क्या विशेषता है कि वो चंद्र के समान है। ठीक है, इसका विग्रह के समान और है जो के साथ ज्यादा रहेगा। चरण कमल, तीसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल, चरण पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे होगा? कमल के समान चरण। ठीक है बच्चों, अब हम द्वंद्व समास देखेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक शब्द जैसे और, तथा, या, व, एवं, अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, माता पिता, तो माता इसमें पूर्व पद है और पिता इसमें उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें या और यही लगा रहता है जो कि आपको इजी से समझ में आ जाएगा, और इसका जो समस्त पद है वो योजक के चिन्ह से जुटा रहता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, दूसरा थोड़ा बहुत, थोड़ा पूर्व पद है, बहुत उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा थोड़ा या बहुत। देखिए तीसरा उदाहरण, दाल रोटी। ध्यान दीजिए, जब दाल रोटी लिखा है उसके बीच में कौन सा चिन्ह है? योजक का चिन्ह है। तो योजक का चिन्ह रहेगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। तो इसमें दाल पूर्व पद है, रोटी उत्तर पद है, और दोनों मिलाकर क्या हो गया? दाल और रोटी। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। एक चीज तो आपके सामने एकदम क्लियर है कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी पहले का जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, तो वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब भी इसका विग्रह होगा तो या तो वो समूह में होगा या समाहार में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं अठन्नी, तो इसमें पूर्व पद क्या है? 8, और उत्तर पद क्या है? आने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व पद संख्यावाची है, तो इसमें 8 क्या है? संख्यावाची है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे समूह में करेंगे? 8 आने का समूह।
सप्त सिंधु, तो सप्त क्या है? पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या है? सिंधु। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 7 सिंधुओं का समाहार। आप देखिए, समूह या समाहार किसी भी चीज में आप इसको लिख सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दुराहा। पूर्व पद क्या है? दो, और उत्तर पद क्या है? रा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 2 राहों का समाहार। यहाँ पर आप 2 राहों का समूह भी लिख सकते हैं, समाहार भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि इसका प्रथम पद जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। तो वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास। अब हम 5वां समास बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर है कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गजानन, तो इसमें पूर्व पद क्या है? गज, और उत्तर पद क्या है? आनन। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गज है आनन जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ आ गया कि गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ एक चीज ध्यान में रखना आप लोग कि इसमें जरूर आपको विशेष अर्थ लिखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, महावीर, तो महान क्या है? पूर्व पद, और वीर क्या है? उत्तर पद। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। ये बहुत जरूरी है बच्चों लिखना। उसका एक विशेष अर्थ अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, चक्रधर, तो इसमें पूर्व पद क्या है? चक्र, और उत्तर पद है धर। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु या कृष्ण। बच्चों बहुव्रीहि समास के कुछ और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप विशेष अर्थ जरूर लिखिएगा। जब भी आप बहुव्रीहि समास लिखते हैं तो उसमें विशेष अर्थ जरूर आएगा। देखिए, अभी हम लोग छठा समास पढ़ेंगे। एक्चुअली समास के कितने भेद होते हैं आपको पता होगा। समास के 6 भेद होते हैं, और ये अंतिम समास है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अवयव की तरह कार्य करता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, देखिए प्रति पूर्व पद है और दिन जो है उत्तर पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्येक दिन। प्रति जो है वो बदल जाता है, वही प्रधान है इसमें, तो प्रति बदल के क्या बन गया? प्रत्येक। और दिन जो है, उत्तर पद जो है वो वैसे ही रहता है। बहुत सारे शब्द में उत्तर पद वैसे ही रहेगा, लेकिन पूर्व पद में थोड़ा बदलाव आएगा। जैसे देखिए, यथा संभव, तो यथा क्या है? पूर्व पद, और संभव क्या है? उत्तर पद। तो किस में बदलाव आएगा? यथा में, पूर्व पद में बदलाव आएगा। तो देखिएगा, यथा बदल के क्या हो गया? जितना संभव हो। संभव उत्तर पद है, वो जस का तस यहाँ पे है, लेकिन बदलाव किस में आया है? पूर्व पद में। तीसरा उदाहरण देखिए, घड़ी घड़ी, तो घड़ी भी पूर्व पद और उत्तर पद भी घड़ी। तो इसमें कौन सा घड़ी बदलेगा? पूर्व पद का घड़ी बदलेगा, इसलिए घड़ी बदल के क्या हो गया? हर घड़ी। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ विशेष बातें बताई गई है। बहुत सारा डाउट आता है क्योंकि एक ही शब्द जो बहुव्रीहि समास में भी आता है और द्विगु समास में भी आता है। जैसे अभी देखो, आप यहाँ पे तिरंगा लिखा गया है, देखिए तिरंगा, और उसका विग्रह कैसे किया गया है? तो 3 रंगों का समाहार। अगर मैं बोलूँ 3 रंगों का समाहार, तो वो कौन से समास में आएगा बच्चों? द्विगु समास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी समाहार या समूह हो तो वो द्विगु समास होगा। लेकिन यदि मैं उसका विग्रह करती हूँ कि 3 रंग हैं जिसमें, अर्थात भारतीय ध्वज, तो वो कौन से समास के अंतर्गत आएगा?
बहुब्रीहि समास, क्योंकि हमने इसका एक विशेष अर्थ रख दिया है। तो एक ही शब्द है जो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो विग्रह पे डिपेंड करता है। आप उसका विग्रह जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार आप समास का नाम लिखेंगे। यदि आपने विग्रह कर दिया कि 3 रंगों का समाहार और लिख दिया बहुब्रीहि समास तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और यदि आपने विग्रह किया कि 3 रंग हैं जिनमें अर्थात भारतीय ध्वज और लिख दिया द्विगु समास तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि जिस प्रकार का आप विग्रह कीजिएगा उसी प्रकार आप समास का भी नाम लिखिएगा। यदि विशेष अर्थ है तो बहुब्रीहि समास होगा और यदि समूह में है तो द्विगु समास होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, पीला है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। यहाँ पर अंबर का अर्थ है वस्त्र, तो पीला वस्त्र कौन धारण करता है? कृष्ण। तो ये अगर विग्रह आपने ऐसे किया तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। लेकिन यदि पीतांबर का विग्रह आपने किया पीला अंबर तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे अंबर अर्थात आकाश, तो आकाश या वस्त्र, जो भी वस्त्र कैसा है? पीला है। तो वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो पीला है, तो ये कौन से समास में आ जाएगा? जिसमें विशेष्य और विशेषण होता है वो कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास। तो आपने इस बात को देखा यहाँ पे ध्यान से कि जैसा विग्रह करेंगे वैसा समास होगा। आप कभी भी अपने मन में ये डाउट मत लाना कि पीतांबर तो बहुब्रीहि समास भी है, कर्मधारय समास भी है, तो मैं क्या लिखूं? आप कोई भी एक लिख सकते हो, लेकिन विग्रह अच्छे से करना, सही करना और जिस समास का विग्रह आप करते हो उसी समास का नाम लिखना। थोड़े और उदाहरण देखिए जिन शब्दों में डाउट आता है। कमल नयन, शब्द देखिए ध्यान से, कमल नयन, तो कमल के समान नयन यानी कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें नयन की क्या विशेषता है कि वो कमल के समान है। और दूसरा देखिए, जब हम विग्रह करते हैं कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कृष्ण, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। तो मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि जैसा आप समास का विग्रह कीजिएगा वैसे ही आप उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण देखिए, त्रिफला, तो त्रिफला में प्रथम पद क्या है? 3, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होगा। तो 3 फलों का समाहार अगर हम विग्रह करते हैं तो ये कौन से समास के अंतर्गत आएगा? द्विगु समास। और अगर हम लिख देते हैं कि 3 फल हैं जिनमें अर्थात औषधि विशेष फल, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। तो बच्चों आज हमने समास अच्छे से पढ़ा और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा समास। फिर अगले सत्र में मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।